नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सपनों के सौदागर जो होते हैं उनमें एक खूबी होती है, वो कुछ भी कहें, आप जानते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता, फिर भी वो सपने को इस तरह बेचते हैं कि आप कन्विंस हो जाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, हमारी ही सोच गलत है, ये जो बता रहे हैं जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से तो हो सकता है। तो सपनों के सौदागर की खूबी यही होती है कि जो नहीं होता या जो नहीं हो सकता वो बेच दें, यानी बेच दें से मतलब उस पर आपको कन्विंस करा दें, आपको यकीन दिला दें, आपको विश्वास दिला दें कि ऐसा हो सकता है। और इसमें जो है जिनको महारत हासिल होती है उनको हर जगह कामयाबी मिलती है। वो और ऐसे ऐसे लोग कहीं टिकते नहीं हैं। आप हमेशा ये देखेंगे कि जो सपने बेचते हैं वो बहुत जल्दी आपको कन्विंस किया, अपना अपना उल्लू सीधा किया, उसके बाद वो अगली दुकान की ओर या अगले शहर की ओर या अगले गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। और बार बार ऐसा होता है, जो धोखा खाता है वो भी जो है विश्वास करता है, जिसका फ़ायदा होता है वो तो खैर करेगा ही। तो जिसका नुकसान होता है उसको लगता है कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ी रही होगी, हमारी कमी थी, उनके बताने में तो कमी नहीं थी। तो भारतीय राजनीति के सपनों के सौदागर हैं प्रशांत किशोर। हर समय उनके पास एक सपना होता है बेचने के लिए, और उनको खरीदारों की कभी आज तक तो कमी नहीं पड़ी। जब से भारतीय जनता पार्टी से 2014 के चुनाव के बाद अलग किए गए, तब से वो लगातार देखिए आप उनके क्लाइंट बदलते रहते हैं। एक जगह वो कहीं टिकते नहीं। लगता है कि यहाँ टिकने जा रहे हैं। दो ऐसे अवसर आए, बल्कि तीन ऐसे अवसर आए जिनका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। एक नीतीश कुमार के साथ लगा कि अब ये लंबे समय का एसोसिएशन होगा, बहुत दूर तक साथ जाएंगे, लेकिन गलत साबित हुआ। फिर दूसरा हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ। एक समय लगा कि शायद वो कांग्रेस पार्टी का पूरा जो है जिम्मा ही उनको, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा संगठन और अपना जो है सब कुछ आउटसोर्स करने जा रही है उनको। उसके बाद बात टूटी। फिर तृणमूल कांग्रेस, लगा कि अब यहाँ वो लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन अभी मई 2021 में 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आए। उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं 2022 की मार्च में, और तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में खटपट, झगड़े, मनमुटाव, इनकी बातें आने लगी हैं। प्रशांत किशोर नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो नए सपने लेकर आए। 20 मार्च को उनका जन्मदिन होता है, और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों, प्रमुख नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो छपी है, बल्कि पोस्टर छपे हैं, बल्कि कहें होर्डिंग लगे हैं। इसका क्या मतलब है? प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ते, किसी पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। लेकिन इन नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो का क्या मतलब है? एक ही मतलब है। वो पिछले कुछ दिनों में 2-3 इंटरव्यू दे चुके हैं, जिससे उनका जो मंतव्य है, उनका जो नया सपना है वो सामने आ रहा है कि ये मत मानो कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा 4 जीत गई है तो 2024 भी जीत जाएगी। 2024 में विपक्ष भाजपा को, मोदी को हरा सकता है। अब आप देखिए, ये ऐसा सपना है जिसका कोई आधार नहीं। जब आधार नहीं, देखिए राजनीति में, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकने के लिए भी कुछ होना पड़ता है, यानी उसका कोई आधार होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति है उसमें वो लगभग अजेय है, कम से कम अभी अगले 5, 10, 15 सालों के लिए, और कम से कम 2024 में तो निश्चित रूप से। उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के किसी विरोधी को भी शक होगा। लेकिन सपनों के सौदागर की यही तो खूबी होती है कि जो नहीं हो सकता उसके होने का विश्वास दिलाया जा सकता है। अब आप देखिए, अगर उनका अतीत देखिए प्रशांत किशोर का, तो हमेशा वो जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाते हैं। 2 बार वो चूक गए, मात मिली। 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश में खाट सम्मेलन कराया और कांग्रेस की खाट खड़ी करके चले गए। कामयाबी नहीं मिली। 7 सीटें मिली थीं उस चुनाव में, 403 में से कांग्रेस पार्टी को।
ये प्रशांत किशोर की रणनीति की सफलता थी। और दूसरा, अभी 5 राज्यों के चुनाव से पहले गोवा में ऐसा लगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो चैलेंज करने जा रही है बीजेपी को, और नहीं तो कम से कम वो कांग्रेस पार्टी का स्थान लेने जा रही है गोवा में। नतीजा आया, और एक राज्यसभा की सीट भी ममता बनर्जी से दिलवा दिया उन्होंने फलेरियो को, वो भी जो है बेकार गई। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने जितना पैसा खर्च किया, मुझे नहीं लगता कि बंगाल के बाहर किसी चुनाव में कभी इतना पैसा खर्च किया होगा, और हासिल कुछ भी नहीं। एक नई पार्टी जो नवंबर 2021 में रजिस्टर हुई राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग में, उस पार्टी को 10% वोट मिला है और एक विधायक उनका जीता है। उसका नाम है रिवॉल्यूशनरी गोवंस। 10% वोट मिले हैं इस पार्टी को, और तीसरे नंबर पर है राज्य में बीजेपी, कांग्रेस उसके बाद, और तृणमूल कांग्रेस कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी जो 2015 से वहाँ पर लगी हुई है, 15-16 से, उसका हाल ये है कि वो भी वोट शेयर के मामले में इस पार्टी से पीछे है। ये चमत्कार प्रशांत किशोर करा सकते हैं, ये लोगों की धारणा बदलनी चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूँ, वो सपने बेचते हैं। तो नया सपना उनका ये है कि उनका कहना है कि अगर सब राजनीतिक दल मिल जाएं, जो कि असंभव है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को राष्ट्रीय विकल्प बनाते बनाते वहाँ से वो खिसक गए हैं, फिर से लौटकर कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ही जो है चैलेंज कर सकती है बीजेपी को, उसी में पोटेंशियल है, वही ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके लिए उसको बदलाव का उनका जो फॉर्मूला है वो सब अपनाना पड़ेगा, और अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात तो ठीक है कि अगर आप चुनाव में, वो उनका जो उदाहरण था अखिलेश यादव का, कि चुनाव से 3 महीने पहले आप सक्रिय होकर चुनाव नहीं जीत सकते, ये बात तो किसी भी पार्टी के लिए सही है। और ऐसी पार्टी से जब आप लड़ रहे हो जो 5 साल काम करती है, तो और मुश्किल होता है। लेकिन वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी को, भाजपा को हराया जा सकता है। तो हराया तो किसी को भी जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। कांग्रेस पार्टी लगातार फ्री फॉल में है, जिस पार्टी पर वो भरोसा कर रहे हैं। अब आप उनके तर्क सुनिए। उनका कहना है कि ये जो मिथ बन गया है कि बीजेपी जो है पूरे देश में, मतलब नेशनल पार्टी के रूप में पूरे देश में छा गई है, ये सही नहीं है। ये बात ठीक है, बीजेपी दक्षिण के राज्यों में, आप कर्नाटक को छोड़ दीजिए और थोड़ा जो है तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी का ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उन्होंने जोड़ घटा करके ये बताया कि तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और उसके अलावा पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को मिलाकर लगभग 200 सीटें हैं लोकसभा की। इनमें बीजेपी कमज़ोर है। इनमें से उनका कहना है 50, मैंने अभी रफ कैलकुलेशन किया तो लगभग 60 या उसके ऊपर सीटें हैं बीजेपी के पास। तो उनका कहना था ये 150 सीटें जो है, इन पर अगर मेहनत करे कांग्रेस पार्टी, तो इसमें से 120 जीतना असंभव नहीं है। हम मान लीजिए तर्क के लिए उनके कि इसमें से 120 जो है कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। सवाल ये है कि जिन सीटों पर बीजेपी है ही नहीं, वो सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी का नुकसान कैसे होगा? तो बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है? मतलब आप तर्क समझने की कोशिश कीजिए। वो ऐसी सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, कमज़ोर है या बहुत कमज़ोर है। वहाँ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वहाँ हराया जा सकता है। तो कांग्रेस अगर वहाँ हराएगी तो किसको? बीजेपी को तो हराएगी नहीं, वो तो है ही नहीं। तो हराएगी तो रीजनल पार्टीज़ को। तो वो सीटें 120 रीजनल पार्टीज़ के पास रहें या कांग्रेस के पास रहें, इससे बीजेपी पर क्या फ़र्क पड़ता है? सिवाय इसके कि लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। सत्ता में आने का तो कोई दूर दूर तक जो है इस फॉर्मूले के जरिए कोई कारण दिखाई नहीं देता। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगभग 38% वोट मिलते हैं। तो और आबादी के लिहाज से देखिए, 20% मुसलमानों को आप निकाल दीजिए, 80% में से देखिए तो हिंदुओं के लगभग 50% वोट बीजेपी को मिलते हैं। 50% हिंदू वोट बीजेपी को नहीं मिलते, तो उनको टारगेट करना चाहिए। अब आप देखिए, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है।
अति सरलीकरण जिसको कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये उनके खिलाफ हैं, इसलिए इनको अपने साथ लाने की कोशिश कीजिए और हो जाएगा। इतना आसान ये होता तो ये वही तर्क है, ये इस पुराने तर्क का एक्सटेंशन है जिसमें ये तर्क दिया जाता था कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ इतने % लोगों ने वोट दिया कुल मिलाकर, तो बाकी सब जो है जो खिलाफ है मिल जाएं तो रूलिंग पार्टी को तो हराया जा सकता है। ये वैसे ये तर्क जो है सिर्फ जब से बीजेपी आगे बढ़ना शुरू हुई है तभी से शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मैं बहुत कई बार आपको उदाहरण 1971 का दे चुका हूँ। इसी तर्क के आधार पर लगा कि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है, वो मिल जाएं तो जो है कांग्रेस को हराया जा सकता है। तो 71 में सारे विपक्षी दल मिले, ग्रैंड अलायंस बना और इंदिरा गांधी की बम्पर जीत हुई। तो ये जो अर्थमेटिक है वो केमिस्ट्री में नहीं बदलती चुनाव में। ये बात अगर प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल और इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज को नहीं मालूम है तो ये फिर उनकी समझ, उनकी क्षमता पर सवाल है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनको नहीं मालूम है। उनको मालूम है, लेकिन सपने बेचने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है, तभी तो आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो अब वो 2 साल का रोज़गार ढूंढ रहे हैं। अभी चुनाव से पहले कुछ समय पहले का रोज़गार ढूंढते थे, कुछ महीने पहले का, अब 2 साल का। वो कह रहे 2 साल अगर लगाए जाए तो ये संभव है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन एक भी तरीका नहीं बताया उन्होंने, एक भी कारण नहीं बताया कि बीजेपी क्यों हार जाएगी। उनसे पूछा गया कि बीजेपी के जीतने का क्या कारण है। उन्होंने जो मुद्दे हैं सही मुद्दे गिनाए, राष्ट्रवाद, उसके अलावा जो है हिंदुत्व, और तीसरा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, उनका सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना। अब इनमें से कोई प्लैंक तो बीजेपी छोड़ने वाली नहीं, किसी पर कमज़ोर पड़ने वाली नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर उससे आगे कोई पार्टी जा नहीं सकती है। जो पार्टियां जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व खोलने की कोशिश करती हैं। उसमें क्या करती हैं, ये चुनाव से पहले मंदिर घूमने लगते हैं नेता। उनको लगता है बस अब मंदिर में हम गए और बाहर निकलेंगे, बाहर जो है लाखों करोड़ हिंदू खड़े होंगे हमारे स्वागत के लिए। वैसे होता नहीं है। ये कोशिश करके 2014 में भी देख ली, 19 में भी देख ली, कई विधानसभा चुनाव में भी देख लिया, ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाल ही में चुनाव जो है, अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण सपने में आते थे कि तुम्हारी सरकार बन रही है, तो वो सपना वैसा ही सपना जैसा अखिलेश यादव ने देखा था, वैसा ही सपना प्रशांत किशोर बाकी राजनीतिक दलों को दिखा रहे हैं। अब वो एक थ्योरी चला रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन होना चाहिए, नेता होना चाहिए, इस सब को वो थोड़ा देर किनार कर देते हैं। उनका सारा एम्फेसिस इस समय है कि एक नेशनल नैरेटिव खड़ा किया जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। और नेशनल नैरेटिव तो प्रशांत किशोर के बिना कैसे खड़ा हो सकता है? उसके स्ट्रेटजीज तो वही हैं, वो तैयार करेंगे। लेकिन वो होगा क्या? अगर बाकी जितने विरोधी दल हैं वो एक पेज पर होते तब तो बनता। केसीआर का इंटरेस्ट अलग है, स्टालिन का अलग है, शरद पवार का अलग है, उद्धव ठाकरे का अलग है, ममता बनर्जी का अलग है। तो सबके हित जब अलग अलग हैं तो वो परस्पर विरोधी या परस्पर प्रतियोगी जो है वो विचारों हितों वाले लोग कैसे मिल सकते हैं? और कांग्रेस पार्टी 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है और हरा भी सकती है। ये बात कहने के लिए किसी को नींद में, सपने में होना ज़रूरी है। जागते हुए तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं क्योंकि सपनों के सौदागर हैं, नए सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर की खूबी है, मुझे पक्का यकीन है कि कोई ना कोई या कई लोग इसमें फंसने वाले हैं। प्रशांत किशोर अब केसीआर को जो है सलाह दे रहे हैं। केसीआर की हालत इस समय जो है वो पिछले 2 चुनावों में उनको जो कामयाबी मिली थी, वो हार जाएंगे नहीं हार जाएंगे अभी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कामयाबी मिली थी वो कतई नहीं मिलने वाली है। ये मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और दिन पर दिन ख़राब हो रही है। और वो जो जिस तरह से उनकी भाषा हो गई है, जो उनकी कार्यशैली हो गई है, वो उनको और नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो प्रशांत किशोर का नया प्रोजेक्ट है
कि 2024 में उसके लिए वो बार बार बड़ा जोर लगा कर कहते हैं ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं इनके नतीजों को लोकसभा चुनाव से मत जोड़िए, उसका कोई असर नहीं होता है। 2007 उत्तर प्रदेश का बहुत बार उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी जो है विधानसभा और लोकसभा में एक तरह से जो है लोग वोट नहीं करते, बात सही है, लेकिन ये 25-30 साल के छोटे से वक्फे की बात है, तो थोड़े से समय की बात है जब वहाँ रीजनल पार्टी सपा और बसपा प्रमुख हो गई। जब तक कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी तब तक कांग्रेस के साथ ये होता था कि विधानसभा लोकसभा दोनों में वही उसी तरह के रिजल्ट आते थे। जब से बीजेपी वहाँ की प्रभावी पार्टी हुई है तब से बीजेपी के साथ हो रहा है। 14, 17, 19, 22 और क्या उदाहरण चाहिए आपको। लेकिन प्रशांत किशोर जो उनके तर्क को उनकी बात को काट सकते हों तथ्य, उनको किनारे कर देते हैं। ऐसे तथ्य खोजते हैं जो उनकी बात का, उनके तर्कों का समर्थन करें। तो नया सौदागर तो नहीं कहूँगा, पुराना सौदागर नए सपने लेकर आ गया है बाज़ार में और ख़रीदारों की भीड़ लगी हुई है। तो कोई ना कोई ख़रीदार तो उनको मिल जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को 2024 में मुझे लगता है कि गोवा में या उत्तर प्रदेश में 17 में जितना बड़ा झटका लगा था उससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और वो झटका, जोर का झटका जो है धीरे से नहीं लगेगा, जोर का झटका बहुत ज़ोर से ही लगेगा। लेकिन अभी 2 साल का समय है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।